ट्रंप के टैरिफ यू टर्न से लेकर आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी और नतीजों के सिलसिले तक सब कुछ आपके लिए लेकर हाजिर हैं हम। शुरुआत नतीजों के सीजन से कर लेते हैं क्योंकि क्रेडिट पॉलिसी निकल चुकी। ट्रंप टैरिफ और ग्लोबल मार्केट में लगातार उठापटक और नए इवेंट्स का दौर जारी है, लेकिन इस बीच ये भी नहीं भूलना है कि भारतीय बाजार में क्वार्टरली अर्निंग्स यानी कि रिजल्ट्स की शुरुआत होने जा रही है। आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी टीसीएस के Q4 नतीजों पर सभी की नजर रहेगी। कह सकते हैं कि आईटी मेजर टीसीएस के नंबर्स से ही ऑफिशियली रिजल्ट सीजन Q4 के नंबर्स की शुरुआत होती दिखेगी। कैसे रह सकते हैं नतीजे, सटीक अनुमान लेकर हमारे सहयोगी अंश भीलवार हमारे साथ जुड़ गए। आइए सबसे पहले उनसे जुड़ते हैं। अंश, आईटी मेजर टीसीएस के नंबर्स आने वाले हैं, नतीजों से क्या उम्मीदें लगानी है और कौन सी कमेंट्स होंगी मैनेजमेंट की तरफ से जिस पर खास नजर रखी जाए? बिल्कुल, टीसीएस में यहाँ पे हल्की नरमी, थोड़ा सा मॉडेस्ट ग्रोथ दिख सकता है। अगर डॉलर टर्म्स में स्पेशली बात करें तो रेवेन्यू $7,489 मिलियन का हो सकता है, यानी 0.7% की गिरावट दिख सकती है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में। अब इसका मेन रीजन है बीएसएनएल डील का कम कंट्रीब्यूशन और साथ ही साथ जो ये 4th तिमाही है उसमें कम वर्किंग डेज है, इसके चलते इसमें रेवेन्यू डिक्लाइन हो सकता है। लेकिन अगर सेम को हम रुपी टर्म्स में देखें तो यहाँ पे रेवेन्यू अनुमान कुछ 1.4% बढ़ने का किया जा रहा है, जिसके चलते 64,856 करोड़ आ सकता है। एबिट की बात करें तो यहाँ पे 16,123 करोड़ रहने की उम्मीद की जा सकती है, 3% की बढ़त दिख सकती है। मार्जिन में भी बात करें तो 40 बेसिस पॉइंट बढ़कर 24.9% तक पहुंचने की संभावना है, जो कि बेहतर ऑपरेशनल एफिशिएंसी और बीएसएनएल डील के कम कंट्रीब्यूशन की वजह से हो सकता है। अब अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे भी 2.2% की ग्रोथ दिख सकती है, जिसके चलते यहाँ पे आंकड़े सीधे 12,650 करोड़ के होते हुए नजर आ सकते हैं। इनके अलावा 5 और ऐसी चीजें हैं जिन पर नजर रहेगी। पहला, डिमांड एनवायरनमेंट को लेकर मैनेजमेंट की टिप्पणी। दूसरा, डील्स विंस की टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। तीसरा, हेड काउंट और एट्रिशन ट्रेंड्स। चौथा, जेन एआई इनिशिएटिव। और पांचवा, यूएस और यूरोप मार्केट के ग्रोथ आउटलुक, क्योंकि ये दो रीजन से लगभग 80% इनकम आता है टोटल रेवेन्यू का। बिल्कुल अंश, बहुत शुक्रिया ये सारे के सारे अपडेट्स और नतीजों के अनुमान हमारे बीच रखने के लिए। आज सेकंड हाफ में टीसीएस के रिजल्ट्स आते हुए दिखेंगे। अर्निंग्स के साथ साथ मैनेजमेंट की कमेंट्री पर भी रहेगी नजर। आय और मार्जिन की तर्ज पर दबाव दिख सकता है। पिछले दिनों जिस तरह से ग्लोबल मार्केट में जिस तरह इम्पैक्ट आया है नैस्डैक का, पर जिस तरह से हमने देखा है कमजोरी का रुझान पिछले दिनों देखने को मिला है, उसका इवेंचुअल इम्पैक्ट डोमेस्टिक आईटी पेयर्स पर भी पड़ेगा। और आईटी मेजर्स की अगर बात करें, आईटी सेक्टर की अगर बात करें, पिछले कुछ दिनों से हमने देखा वहां पर भी कंसर्न जरूर देखने को मिले हैं। गिरावट भरा सेक्टर में कामकाज रहा है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे की खबर का रुख करते हैं। आरबीआई ने गोल्ड लोन पर ड्राफ्ट पेपर जारी किया है। गोल्ड लोन के लिए लोन टू वैल्यू रेशियो 75% करने का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव के मायने क्या है, इस खबर की पूरी डिटेल्स क्या है, सब कुछ लेकर हमारी सहयोगी अंजलि पालोद हमारे साथ जुड़ गई हैं। अंजलि, बताएं इस ड्राफ्ट पेपर का जो नया प्रावधान है उसके मायने क्या है और खबर की पूरी डिटेल्स क्या मिली आपको? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लेंडिंग अगेंस्ट गोल्ड कोलैटरल पर कुछ ड्राफ्ट रूल्स इशू किए हैं, जिसमें कई सारी चेंजेस और डायरेक्शंस सेंट्रल बैंक ने जारी की है, जिसमें से एक है कि जो लोन टू वैल्यू रेशियो है उसे 75% पर रखा गया है। इसका मतलब कोई भी लेंडर अगर सोने को लेकर उसके अगेंस्ट एक लोन इशू करता है तो उस सोने के वैल्यू का 75% तक ही लोन कोई लेंडर इशू कर सकता है। अगर इस एलटीवी रेशियो को ब्रीच किया जाता है और ये ब्रीच 30 दिन से ज़्यादा होता है तो लेंडर को जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उस पर एडिशनल स्टैंडर्ड एसेट प्रोविजनिंग 1% का लागू होगा। जो वैल्यूएशन गोल्ड की होगी लोन देते वक्त उसे 22 कैरेट गोल्ड के हिसाब से प्राइस किया जाएगा, और अगर जो गोल्ड के बेसिस पर लोन दिया जा रहा है वो लोअर प्योरिटी का हो तो उसकी वैल्यू भी 22 कैरेट गोल्ड के हिसाब से एडजस्ट करके ली जाएगी, जो कि सिल्वर जो कोलैटरल के तौर पर एक्सेप्ट किया जाएगा उसकी वैल्यूएशन 999 प्योरिटी सिल्वर प्राइसेस पर किया जाएगा। लेंडर्स कोई भी लोन कोई भी लोन एक्सटेंड नहीं कर सकता है जिसमें जो कोलैटरल की ओनरशिप है वो डाउटफुल हो, और इसीलिए उन्हें एक रिकॉर्ड रखना होगा जिससे ओनरशिप की एक रिकॉर्ड रखना होगा ओनरशिप के वेरिफिकेशन का, जो भी गोल्ड के बेसिस पर वो लोन एक्सटेंड करेंगे। हर बोरोवर पर एक एग्रीगेट वेट का मैक्सिमम दिया है
गोल्ड ऑर्नामेंट्स के लिए ये 1 kg है और गोल्ड कॉइन्स के लिए 50 ग्राम्स पर बोरो की लिमिट सेट की गई है। जो भी लोन इनकम जनरेटिंग हो उसे उस तरह से कैटेगराइज लेंडर को करना होगा और ये कैटेगराइजेशन पर्पस के हिसाब से होगा। तो जिस भी पर्पस के लिए लोन एक्सटेंड किया जा रहा है उस पर्पस के अंडर इस लोन को क्लासिफाई करना होगा, ना कि गोल्ड लोन के अंदर। जो बुलेट रीपेमेंट लोन्स होते हैं जिसमें कि प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट दोनों साथ में रीपे किया जाता है, उसके लिए मैक्सिमम जो टेनर है उसे 12 महीने पर रखा गया है। कंज्यूमर्स के लिए जो कि एक राहत हो सकती है कि कोई भी डैमेज अगर गोल्ड कोलैटरल पर होता है उस टाइम पीरियड में जिसमें ये लेंडर के पास हो, तो फिर उस रिपेयर का जो कॉस्ट है वो लेंडर को रिपेयरिंग कराना होगा और उसका कॉस्ट लेंडर बेयर करेगा। ये सारे नए रूल्स जो है वो इस ड्राफ्ट डायरेक्शंस में आरबीआई ने जारी किए हैं और अब ये पब्लिक के कमेंट्स के लिए आरबीआई ने जारी किए हैं। बिल्कुल अंजलि, इंटरेस्टिंग अपडेट है और ख़ास तौर से हमारे व्यूवर्स को बता दें गोल्ड लेंडिंग पर आरबीआई के नए निर्देश है। यानी कि आप अपना गोल्ड, अपना सोना जब लेंड करने जाते हैं तो वहाँ पर जो आपको गोल्ड फाइनेंस मिलता है उस पर अधिकतम सीमा 75% की होगी और गोल्ड की कीमत का अधिकतम 75% लोन जो है वो दिया जा सकता है। ये नया प्रावधान है, इस पर ड्राफ्ट पेपर लगाया गया है। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं मार्केट्स की और यूएस मार्केट्स यानी कि ग्लोबल फ्रंट की। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ पर 90 दिनों के ब्रेक के ऐलान से बीती रात अमेरिकी शेयर बाजारों में तेजी दिखी। तेजी क्या, बेहद अच्छी, बेहतरीन तेजी देखने को मिली। ट्रंप के ऐलान के बाद अमेरिकी शेयर बाजार के सभी तीनों प्राइमरी मेजर इंडिसेस बढ़त के साथ बंद हुए। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, डाउ जोन्स, नैस्डैक और एस&पी हमने देखा करीब 8% की मजबूती के साथ 3000 अंकों की, परसेंटेज वाइज 8% और पॉइंट वाइज 3000 अंकों की मजबूती डाउ में देखने को मिली। टेक्नोलॉजी हैवी इंडेक्स नैस्डैक में भी मजबूती का ट्रेंड देखने को मिला। एस&पी 500 भी बढ़िया तेजी के साथ क्लोज हुआ। साथ ही आपको बता दें कि खास तौर से रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर जो ताज़ा ऐलान डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आते हुए दिखे उसी का इम्पैक्ट था जो कि तीनों इंडिसेस में हमने देखा और अक्रॉस मार्केट अगर आप देखें स्टॉक स्पेसिफिक भी इम्पैक्ट बढ़िया देखने को मिला। दरअसल हुआ क्या था, रेसिप्रोकल टैरिफ पर डोनाल्ड ट्रंप ने राहत दी और चीन को छोड़ 75 देशों में बड़े टैरिफ पर 90 दिनों के लिए रोक जो है वो लगाई गई और उन्होंने कहा कि टैरिफ पर कई देशों ने सहयोग किया और इसी के चलते 90 दिनों तक का 10% टैरिफ का प्रावधान लगाया गया। ये एक इम्पैक्ट खबर और इसका इम्पैक्ट हमने देखा इंडिसेस के साथ, सेक्टर्स और सेक्टर्स के साथ यूएस मार्केट में स्टॉक्स पर भी पड़ा। टेस्ला, एनविडिया, मेटा, एप्पल, अमेजॉन, ये सारे के सारे शेयर्स करीब 10% से लेकर 22% की तेजी पर बंद हुए। तो बीती रात अमेरिकी बाजार में एब्सोल्यूट चीयर देखने को मिला। टेकिंग इट अहेड फ्रॉम ईयर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को छोड़कर बाकी सभी देशों पर लगाए गए रेसिप्रोकल टैरिफ पर 90 दिनों की रोक लगाने का ऐलान कर दिया। इसी पर मैंने हमारे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम और दिग्गजों की पैनल के साथ खास चर्चा की। आइए आपको इस खास चर्चा के अहम हिस्से सुनाते हैं। ट्रंप ने 180 देशों पर एक हफ्ते पहले रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया, लेकिन किसी देश की तरफ से अपने देश में अमेरिका को लेकर टैरिफ घटाने को लेकर कोई खबरें नहीं आई। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन या ट्रंप ये जरूर कहते रहे कि बाकी देश टैरिफ घटाने को लेकर इच्छुक हैं, दर्जनों देश उनसे संपर्क कर चुके हैं, बहुत सारे कंट्रीज हैं जिसमें उन्होंने अर्जेंटीना का नाम लिया, इजराइल का नाम लिया, तो वो टैरिफ घटाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ आया नहीं। तो अच्छा, ये ट्रंप की धमकी थी। ट्रंप ये चाह रहे थे कि ये रेसिप्रोकल टैरिफ के बहाने कि बाकी देश उनके प्रेशर में आके अपने यहाँ टैरिफ को कट करे, इस तरह का कुछ हुआ नहीं। दूसरी चीज ये हुई कि अमेरिका में लगातार अब ये वॉइसेस उठ रही हैं, वहां पर प्रदर्शन भी हो रहे हैं इस टैरिफ को लेकर, क्योंकि जो टैरिफ लगता है अल्टीमेटली वो गुड्स पर ही लगेगा। मान लीजिए कि अगर आप टैरिफ लगा रहे हैं बाकी देश की तरफ से, बाकी देशों पर, चाइना पर तो 125% का टैरिफ हो गया है, तो अगर सामान जाते हैं अमेरिका में तो वो अमेरिकी कंज्यूमर से उसको पे करेंगे। आप ये जरूर सोच रहे हैं कि नहीं, हम अमेरिकी कंपनीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके लिए दुनिया भर के दरवाजे खोलने के लिए ये टैक्टिक अपना रहे हैं, लेकिन लोग वहां पर ये परेशानी झेलेंगे और इसको लेकर वॉइसेस आ रही थी। तो ट्रंप पर लगातार ये प्रेशर बन रहा था। ट्रंप ये समझ रहे हैं कि शायद ये टैक्टिक उस तरह से काम नहीं करेगी,
तो 90 दिनों का इन्होंने पॉज जरूर किया है चाइना को छोड़ के, लेकिन ये झुकने के संकेत हैं, ये यू टर्न के संकेत हैं। हालांकि हम ये नहीं कह रहे कि ट्रंप ने पूरी तरह से पीछे हट गए हैं, रोल बैक कर लिया। ट्रंप कल को ही क्या करेंगे मुझे नहीं पता, फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे नहीं पता कि ट्रंप का कल का स्टेटमेंट क्या होगा और वो क्या कहेंगे। तीसरी चीज ये है कि ये ट्रंप के जो क्लोज अलाइज हैं, चाहे उनके ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर पीटर नोवारो हों या फिर डोजी का प्रमुख बनाया था टेस्ला के एलोन मस्क को, अब ये लोग भी नहीं चाह रहे हैं कि ये टैरिफ लगे। एलोन मस्क का बाकायदा स्टेटमेंट आया है कि अमेरिका के बीच में और यू के बीच में जीरो टैरिफ वाली व्यवस्था होनी चाहिए, और इस मसले पर जो ट्रंप के टैरिफ एडवाइजर है पीटर नोवारो, उससे उनकी बड़ी भिड़ंत होगी, बड़ी तीखी बहस भी हो गई सोशल मीडिया पर। तो ये तमाम चीजें हो रही थी, और एक और चीज मानसी हुई, वो ये कि अमेरिका में जो बॉन्ड थे, बॉन्ड मार्केट में भी उथल पुथल के संकेत आ रहे थे। चाइना की बड़ी होल्डिंग है अमेरिका में बॉन्ड्स में, क्या चाइना बॉन्ड बेचेगा, ऑक्शन करेगा, इसको लेकर थोड़ी सी तनाव थी। तो चलिए, तो काफी इंटरेस्टिंग टेक अवेज ग्लोबल मार्केट से आते हुए दिखे। एंड ओवरनाइट लगातार हम देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के एक के बाद एक स्टांस जो आते हैं, उसका इम्पैक्ट ग्लोबल मार्केट्स पर, सबसे पहले यूएस मार्केट पर, उसका इवेंचुअल इम्पैक्ट सुबह सुबह एशियाई बाजार पर, और उसके बाद इम्पैक्ट डोमेस्टिक मार्केट पर भी पड़ता है। उम्मीद यही करते हैं 16 साल में सबसे अच्छा दिन यूएस मार्केट्स ने बीती रात कल के ट्रेडिंग सेशन में आफ्टर दिस इवेंट देखा, जहां हर इंडेक्स, हर सेक्टर, हर स्टॉक में अच्छा एक्शन, जबरदस्त अप मूव देखने को मिले थे। इसका इवेंचुअल इम्पैक्ट कल एशियाई बाजार पर भी पड़े, और साथ साथ भारतीय बाजार जब खुले तब भी वहां पर इसका स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ता दिखे। यही उम्मीद करके चलेंगे। आगे बढ़ते हैं। कोल लेंडिंग के नियमों में बड़ा बदलाव होने वाला है। आरबीआई ने सभी बैंक्स और एनबीएफसीज के लिए नया ड्राफ्ट फ्रेमवर्क जारी किया है। क्या होगा इस ड्राफ्ट फ्रेमवर्क में, आइए सारी डिटेल्स जानते हैं अंकुर मिश्रा से। अंकुर, बताइए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोल लेंडिंग को लेकर नए फ्रेमवर्क पर प्रस्ताव जारी किया है, और यहाँ पर कमेंट्स मंगाए गए हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर है कि पहले जो कोल लेंडिंग का अरेंजमेंट्स होता था वो बैंक्स एनबीएफसीज के बीच होता था, लेकिन अभी जितने भी रेगुलेटेड एंटिटीज़ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, वहाँ पर टाई अप हो सकता है। तो वो सजेशन दिया गया है इस फ्रेमवर्क में। साथ ही साथ जो टाई अप था वो उन लोन्स को इंक्लूड करता था जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर आते हैं। अब इस तरीके की कोई बंदिश नहीं है, सारे लोन्स इसमें इंक्लूड हो सकते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि जो लोन्स 100 करोड़ तक के हैं वो तो इंक्लूड होंगे, लेकिन 100 करोड़ से ऊपर के किसी तरीके के मल्टी बैंक्स के कंसोर्शियम हैं, वो लोन दिए गए हैं, वहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला है कि आप को लेंडिंग अरेंजमेंट नहीं कर सकते हैं। साथ ही जो नए रूल्स हैं वो अप्लाई होंगे कमर्शियल बैंक्स पे, एआईएस पे, एनबीएफसीज पे, एचएफसीज पे, यानी कि जितनी भी रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं वहाँ पर ये अप्लाई होंगे। और रिटेल, एमएसएमई, कॉरपोरेट लोन्स और जितने भी प्रायोरिटी सेक्टर के बियॉन्ड लोन्स थे वो सब इसमें शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा सिक्योरिटाइजेशन ऑफ एसेट्स को लेकर भी एक गाइडलाइंस का ड्राफ्ट सर्कुलर आया है, और वहाँ पर भी बोला गया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो एक्सपैंड किया है अपने होराइजन को, और न सिर्फ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज बल्कि बाकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि बैंक्स हैं, एनबीएफसीज हैं, वो भी यहाँ पर भागीदारी दिखा सकते हैं। इम्पॉर्टेंट है ये कोल लेंडिंग के नियमों में